देखिए, पाकिस्तान के शहरी इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं। जहाँ पे भी सर्वे हुआ लगभग 75% से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाएं। इसका मतलब है पाकिस्तान की अक्सरियत या 3/4 पाकिस्तानी या हर 4 में से 3 पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इंतखाबात हों। अब इंतखाबात के रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, तो पाकिस्तानियों ने इस रास्ते को कैसे खुलवाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंतखाबात रोके कैसे जाएंगे। गवर्नर तारीख नहीं देंगे, इलेक्शन कमीशन गवर्नर से तारीख मांगेगा, अदालत इलेक्शन कमीशन को बुलाएगी, तो इलेक्शन कमीशन अदालत को कहता है कि जी हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, गवर्नर हमें तारीख देगा। गवर्नर को बुलाएंगे तो गवर्नर हालात का बहाना लगाएगा और गवर्नर मुख्तलिफ़ कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये बार बार अपीलों में जाएंगे, इस मामले को लटकाएंगे, दूर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंतखाबात से भागते रहेंगे। अब इंतखाबात होने कैसे हैं? अल्टीमेटली इसके अंदर अदालत को रोल प्ले करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए सदर पाकिस्तान ये कह देते हैं कि इंतखाबात करवाए जाएं, तो सदर पाकिस्तान के कहने के बाद भी ये मामला इसलिए अदालत में जाएगा कि क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात करवाने से भागेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल बाजवा के जो सहूलतकार थे, जिन्होंने उनके साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उनमें बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं और वो इंतखाबात से इसलिए भाग रहे हैं कि उनको पता है कि जिस आदमी का रजीम चेंज करके हमने उसको हुकूमत से निकाला, इंतखाबात के नतीजे में वही शख्स वापस आ जाएगा और हमारी नौकरियां ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि इंतखाबात ना हो। पीडीएम की जमातें, उन्हें ये पता है कि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ कर दिया है, जो महंगाई उन्होंने बढ़ाई है, यानी इमरान खान साहब ने कीमतें कम की थी IMF के इसी मुआहदे के मुताबिक, और IMF की जितनी रिपोर्टें थीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स थीं, मूडीज़ की रिपोर्ट्स थीं, आलमी रेटिंग एजेंसीज ये कह रही थी कि ये मुल्क टेक ऑफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सस्टेनेबल है, वो तरक्की कर रही है और वो ठीक सिमत में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और ये चलता रहेगा। ये उन्हें लगता था जो आलमी इदारे थे। लेकिन उसके बाद जब से ये हुकूमत बनी है, इन्होंने लगातार पब्लिक पे बोझ डाला है। पहले बोझ डालते रहे मिफ्ता इस्माइल डार साहब ने, बड़े बड़े दावे किए कि मैं आऊँगा और बोझ अपने कंधों पर उठा लूँगा, लेकिन डार साहब ने आकर गरीब की कमर तोड़ दी और ज़्यादा बोझ डाला और ज़्यादा गरीब को परेशान किया। अब मरीम नवाज़ बैठकर लतीफ़े सुना रही हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। उनका ये कहना है कि डार का ये गुनाह है कि वो कीमतें कम करता है, और वो ये कह रही है कि शौकत तरीन कीमतें बढ़ाते थे, डार कम करते हैं। हद हो गई वैसे। यानी शौकत तरीन के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त मरीम नवाज़ और इनकी पार्टी का ये था कि इन्होंने 10 रुपये क्यों सस्ता किया पेट्रोलियम मसनूआत को। इनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था वो ये था कि इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत को, यानी डीज़ल को और पेट्रोल को सस्ता क्यों किया, और इन्होंने बिजली की कीमत कम क्यों की। सबसे बड़ा इल्ज़ाम शौकत तरीन पर यह था कि इसने कीमतें कम कर दी हैं और उन्होंने उसका पैसा भी मैनेज कर लिया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर, अब ये कह रहे हैं, पहले ये कहते थे कि वो कीमतें कम की, ये इल्ज़ाम था, अब कह रहे हैं जी वो तो बढ़ाता था। और डार साहब, जिनके लिए पूरा पाकिस्तान गवाही दे रहा है कि इसहाक डार ने तबाही फेर दी है, 2 हफ्तों में 50 रुपये से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। ऐसी तबाही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं फेरी। डॉलर को 270 तक तकरीबन पहुंचा दिया है। ऐसी तबाही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं फेरी। मरीम नवाज़ कह रही है कि वो तो सस्ती कर रहे हैं चीज़ें, और डार साहब रिलीफ देते हैं तो ये उनका गुनाह है। कौन सा रिलीफ दिया है? मरीम नवाज़ साहिबा को कभी मेरे ख्याल में अपने घर का सौदा लाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उन्हें आइडिया नहीं है कि बाज़ार में चीज़ें किस भाव पे बिकती हैं। वो जो गरीब लोग बेचारे दुकान पे जाते हैं, उनसे पूछें कि वो आटा कितने का ले रहे हैं। 55 रुपये वाला आटा जो बहुत महंगा होता था, आपके दौर में डार साहब बहुत सस्ता बेच रहे हैं, 150 रुपये तक का। चीनी महंगी बिक रही है, घी महंगा बिक रहा है, दालें महंगी बिक रही हैं, हर चीज़ महंगी से महंगी बिकती चली जा रही है, और दौर किसका है? डार साहब का। तो लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। मरीम नवाज़ ने एक और अजीबोगरीब कहानी सुना दी कि मैं फ्राई पैन को चूल्हे पे गर्म करके उससे कपड़े इस्त्री करती थी।
ये किसको बेवकूफ़ बना रही हैं आप? और भाई फ्राई पैन जब आप चूल्हे पे गर्म करते हैं काला हो जाता है। आपके कपड़ों के ऊपर कोई एक कपड़ा मरियम नवाज जो पहन के अदालत में आई हो और उसको देखकर कोई कहे कि ये फ्राई पैन से इस्त्री हुआ है, बेहतरीन से बेहतरीन धोबी को भी आप पूछवा लें कि क्या ये फ्राई पैन से इस्त्री हुआ है, वो आपको बताएगा नहीं जी ये बड़ी टॉप क्लास इस्त्री हुई है इन कपड़ों के ऊपर, फ्राई पैन से इस्त्री करती थी। यानी कोई भी बंदा कोई भी कहानी सुना दे तो वो अपने खाते में डाल देती हैं। वो कहती थी मेरे पास नाइटी भी अवेलेबल थी, मेरे पास फ्राई पैन भी अवेलेबल था, मेरे पास चूल्हा भी अवेलेबल था। यानी ये सारी चीज़ें मौत की चक्की में। और मुझे उस चक्की के अंदर छोटी सी में उन्होंने बंद किया था, वो किसी बंदे ने वीडियो बना के बाहर निकाल दी। मुझे तो लगता है वो मरियम नवाज को दिखाने के लिए या किसी ताकतवर शख्स को दिखाने के लिए वो वीडियो बनाई गई थी, वो वहाँ से लीक होकर बाहर आ गई। वो वीडियो आप उसके अंदर देखें, वो इतनी सी चक्की है उसके अंदर, यह चूल्हा रख दो तो यह बंदा बैठेगा। मैं नमाज़ पढ़ता था, मेरा सर सामने दीवार में लगता था। तो अजीबोगरीब बातें ना करें, लोगों को बेवकूफ़ ना समझें। लेकिन अब मरियम नवाज ने क्योंकि इंटरव्यू देने का फ़ैसला किया है तो आपको इंटरव्यूज़ के अंदर बड़े लतीफ़े मिलेंगे, बड़े बड़े मज़ेदार लतीफ़े। और इंटरव्यू लेने वाले ने भी वैसा कमाल किया है। मैं बड़ा मुतरफ़ था पहले ही सलीम साफ़ी साहब का, अब मैं उनकी और ज़्यादा क्या तारीफ़ करूँ। बड़ा शानदार उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है। इवन ये तक कहा कि इमरान खान की अल्फाज को बकवास उन्होंने इंटरव्यू के अंदर करार दिया। तो ज़बरदस्त एक उन्होंने इंटरव्यू किया है। बहरहाल अब तरीका क्या होगा, अदलिया के आगे इनकी नहीं चलेगी। अदलिया बंद बांध देती है हर गैर आइनी काम के आगे। अदलिया अगर कहेगी कि 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं तो फिर इनको करवाने पड़ेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूर करेगी कि सहूलत फराम की जाए। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी फोर्सेस को कहेंगी कि फोर्स फराम करें इलेक्शन कमीशन को। वो ROs की फरामी के लिए भी कहेंगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो निज़ाम है वो अदलिया सेट करके दे सकती है अगर वो फ़ैसला ले ले तो। अब अदलिया से फ़ैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इन्होंने फौरी तौर पे अदलिया के ऊपर अटैक कर दिया है। अदलिया के ऊपर हमलावर हो गए हैं मरियम नवाज़ और उनके साथी। पीपल्स पार्टी अभी तक इस हमले के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़ और उनके साथी, उनका मीडिया सेल, नवाज शरीफ, ये सारे मिलकर पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। अब जो पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो उन्हें इलेक्शन मिलेंगे कैसे? मेरे ख्याल में आप सबको अदलिया को सपोर्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने जजेस को सपोर्ट करें, उनके वक़ार के ऊपर समझौता ना करें। उनके ख़िलाफ़ किरदार कुशी की मुहिम चल रही है और बड़ा खौफनाक उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जजेस पे। और मरियम नवाज़ ने बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी तैयार कर रखी हैं। तो आने वाले दिनों में वो एक भरपूर किस्म का पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर हमला करेंगे। और इनकी तारीख़ है, नवाज शरीफ ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था। जब नवाज शरीफ निकाला गया, अभी नाअहल हुआ, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने दोबारा से फिर जजेस के ऊपर अटैक किया। और अब दोबारा जब उन्हें पता चल रहा है कि इंतखाबात लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो वाहिद एक रास्ता बचा है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है। अब जब वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वहाँ से इंसाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस दरवाज़े को बंद करने के लिए अदलिया के ख़िलाफ़ एक खौफनाक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की जा रही है, जो शुरू हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी नौजवानों को, पाकिस्तान के लोगों को अदलिया की बैक पर खड़े होना चाहिए, ख़ास तौर पे वकला को। वकला का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बार और बेंच है उनका एक बड़ा ज़बरदस्त हमेशा से ताल्लुक़ है और वो दोनों मिलकर पाकिस्तान में इंसाफ को इंश्योर कर सकते हैं। तो आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए बार को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बेंच को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और पाकिस्तानियों को अपनी अदलिया के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जितने भी बुरे हालात हो ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आपको भरोसा पाकिस्तान के जजेस पे, पाकिस्तान की अदलिया पे